ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा। दोस्तों, क्या हम सब भारतीयों की आज़ादी हमसे छीनी जा रही है? जिस आज़ादी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान कर दिया, क्या उनका वो बलिदान व्यर्थ होने वाला है? जो संविधान हम सबको समानता का अधिकार देता है, हम सबको इंसानियत सिखाता है, भारत की हर नारी की रक्षा करता है, क्या हमारा वो संविधान खतरे में है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। और जिनको भी ये लगता है कि हमारा संविधान बेहतर नहीं है, उनको भी समझाते हैं कि हमारा संविधान बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, और बदलना चाहिए तो क्यों बदलना चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं हम अपने सरकार की, जिस सरकार की कारनामों की वजह से हमारे भारत की तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में। और फिर आगे बात करेंगे अपने संविधान की और हम सब की आज़ादी की। इस वीडियो को देखिए। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस तो अब ओपनली कह रहे हैं हम 400 से ज्यादा सीट लाना चाहते हैं ताकि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। देखा आपने किस तरह से मोदी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। हमारे मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान को कि हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। और जब बात आती है चाइना की, तो इनका पूरा सिद्धांत देशभक्ति सब खत्म हो जाता है। इस वीडियो को देखिए। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। देखा आपने, चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। 30 गांव के नाम को भी चेंज करके चाइनीज नाम रख दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद बीजेपी के लीडर्स ही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मोदी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। पता है कैसे? इस वीडियो को देखो। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा आपने किस तरह से मोदी जी ने रसिया यूक्रेन की वार रुकवा दी। दोस्तों, आप लोग ध्यान से सोचो, जो प्रधानमंत्री रसिया यूक्रेन की वार रुकवा सकता है, वो खुद अपने ही देश का वायलेंस जो मणिपुर सालों से जल रहा है, उसको क्यों नहीं रुकवा रहा है? लद्दाख में लोग 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। लेकिन उनको उनका अधिकार सरकार क्यों नहीं दे रहा है? और अभी भी लद्दाख के लोग अपने ही देश की सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हसदेव के जंगलों को भी नष्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। दोस्तों, इसका सिर्फ 2 ही मतलब हो सकता है। पहला, या तो प्रधानमंत्री मोदी को देश और देशवासियों की चिंता नहीं है, या फिर उनको भी इसमें कुछ फायदा है, इसीलिए सरकार कुछ नहीं बोल रही है। और रहा बात रसिया यूक्रेन की वार रुकवाने की, तो ये बात बिल्कुल ही झूठ है। बस आप लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज कही थी। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे, उनकी कितनी मदद की गई, उनसे खुद ही सुन लो। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। हमारी बिकाऊ मीडिया तो एक ही झूठ को सच न्यूज बनाकर बार बार दिखा रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा था 3 घंटे के लिए वार रुकी थी, राजनाथ सिंह ने कहा 5 घंटे के लिए, और अमित शाह के हिसाब से तो ये वार 3 दिन के लिए रुक गई थी। देख रहे हो दोस्तों, किस तरह से ये लोग झूठी न्यूज को अपनी उपलब्धि बनाकर दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने नवरात्र के पहले दिन मछली खाते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिस पर लोगों में काफी विवाद हुआ। अब सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी
मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, 1 कांटे का मछली है। और उस पर प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुनिए क्या बोल रहे हैं। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। देखा ना आपने, ये लद्दाख के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही मणिपुर के बारे में बात करेंगे। ये बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम सबको आपस में लड़वाते रहेंगे और धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगेंगे। और क्या आप सबको पता है, मोदी जी एक सच्चे सनातनी हैं और वो सनातनी होने का फर्ज हमेशा निभाते हैं। देखना चाहोगे? इस वीडियो को देखो। हमारे लिए गाय माता है। ये क्या गाय हत्यारों से चंदा लेने वाली सरकार को आप लोग वोट देंगे? भाजपा ने 250 करोड़ रुपए गौ हत्यारों से चंदा लिया है। देखा ना आपने, जिस सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है, उन माताओं को रोज ना जाने कितनी बार बलि चढ़ाई जा रही है, लेकिन मोदी जी इस पर नहीं बोलेंगे और ना ही उन कंपनियों पर ताला लगवाएंगे, क्योंकि ये ऐसा करेंगे तो 250 करोड़ का चंदा कहां से लेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से हर जगह मोदी की गारंटी ही गारंटी दिख रही है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को खत्म करने की। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। अब इस गारंटी की हकीकत सुनो। हेमंता विश्वकर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कीम को खत्म किया, और कैसे खत्म किया वो भी आगे बताता हूँ। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कीम को मोदी ने खत्म किया। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कीम को मोदी ने खत्म किया। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेट बैंक स्कीम को मोदी ने खत्म किया। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कीम को मोदी ने खत्म किया। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कीम को मोदी ने खत्म किया। 2014 से 25 ऐसे ओपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दी हुई गारंटी को निभाया और उनके सारे भ्रष्टाचार स्कीम को जड़ से खत्म कर दिया और उन सबको बीजेपी में शामिल कर लिया। पता है, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो प्रधानमंत्री मोदी से सीखो कि कैसे करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी जनता का पैसा लूट रहा है तो उनको सजा मत दो, बल्कि उनको अपने पार्टी में शामिल कर लो, ताकि अब से वो आपके लिए भ्रष्टाचार करें और भोले भाले जनता का पैसा लूट कर आपको दें। और जो लोग अभी जेल में हैं, ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने इनके सामने घुटने नहीं टेके और बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया। अगर अभी ये लोग बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर देखना इनको जेल से निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो भी मिटा दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल में हैं, इनका कोई भी गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, फिर भी इनको जेल में रखा गया है। अगर ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? इस तरह से तो कोई किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज देगा। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। इसे डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अब हम बात करते हैं अपने संविधान की, जो हम सबको आज़ादी देता है कुछ बोलने का, अपनी बात रखने का, अपनी मर्जी अपने इच्छा से अपना धर्म चुनने का, जो हम सबको समानता का अधिकार देता है, हम सबको भाईचारा सिखाता है, जो हमारे देश की हर महिलाओं की रक्षा करता है। और यही हमारा संविधान है जो हमें सुपर पावर बनाता है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसको देखकर दुनिया के कई सारे देशों ने
अपने संविधान में बदलाव किए। क्या अभी भी आप सबको लगता है कि हमारा संविधान बदलना चाहिए? और चलिए कुछ समय के लिए मान भी लेते हैं कि हमारा संविधान बदलना चाहिए, कुछ उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि हमारे संविधान में कुछ बदलाव की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और हमें आगे बढ़ना है तो समय के हिसाब से चेंजिंग करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हमारे संविधान को ही बदलने की बात करे तो हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। और यही बात बीजेपी बोल रही है। इन्हें यह पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे संबंधी और भी बहुत कुछ। ठीक उसी तरह संविधान भी हमारे माता पिता से कम नहीं है, बल्कि उनसे भी कहीं बढ़कर है और इसीलिए हम इसे बदलने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें इसे बदलने से रोकना है तो हम सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने सरकार को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो सरकार संविधान रहते हुए भी संविधान का उल्लंघन करे वो क्या हम सबका भला कर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर किसानों की बात करता है तो उसका अकाउंट बैन, किसान अगर एमएसपी मांगे तो देशद्रोही, कोई स्कूलों की सच्चाई दिखाए, कोई सरकार का विरोध करे तो उसको जेल, अगर किसी का गुनाह कोर्ट में साबित ना हो उसको भी जेल। अगर कोई हमारे वीर शहीदों की कुर्बानी का मजाक उड़ाए और ये कहे कि हमारा भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था और वो जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असल में हमारा भारत 2014 में आज़ाद हुआ था, तो उसको सज़ा देने की बजाय उसको बीजेपी का टिकट दिया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप लोग खुद ही सोचो, जो सरकार हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है, हम सबको आपस में लड़वाती रहती है, क्या हमें ऐसी सरकार चाहिए? अगर हाँ तो आपकी इच्छा। लेकिन अगर आप लोग जरा भी देश की परवाह करते हो तो अपने आंखों पर से धर्म की पट्टी हटाओ और सच्चाई को देखो कि हमारा देश किस दिशा में बढ़ता जा रहा है। और अगर आप अब भी धर्म और जाति के नाम पर वोट देते रहे तो देश को डिक्टेटरशिप बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आओ हम सब मिलकर देश के लोकतंत्र और अपने संविधान को बचाएं। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, हर सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किस नज़रिए के साथ लेते हो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।